मेरा नाम काजल है, काजल देसाई। इस समय मेरे सामने जहर का एक प्याला रखा है जिसे मुझे घूट घूट पीना है। इसे अपने गले से उतार कर इस दुनिया से विदा हो जाना है। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी कहानी सबको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाश पर भी तो यह दुनिया कहानियाँ बनाएगी। कोई कहेगा यह बदचलन थी तो कोई कहेगा पागल थी, और शायद इससे भी बुरे शब्दों से नवाजेंगे। मेरी लाश को भी नहीं छोड़ेंगे। यही तो करती है यह दुनिया, सिर्फ आग ही नहीं लगाती बल्कि आपकी राख भी उड़ा देती है। जब हम अपनी कहानी खुद नहीं सुनाते तो फिर दुनिया खुद ही हमारे बारे में कहानियाँ बना देती है। और यकीन करो, दुनिया की बनाई हुई कहानियाँ कभी अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं अपनी कहानी खुद सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी अच्छी नहीं है, पर उसे सुनाने या ना सुनने से उसके अंजाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आज से 8 साल पहले की है। हम गांव के सरपंच की ज़मीन पर बने एक कच्चे मकान में रहते थे। यह मकान जिसे घर कहने का भी दिल नहीं करता था। एक कमरा, छोटा सा कच्चा आंगन और कोने में बना नाम मात्र का किचन। मेरी अपनी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस जहां से चली गई थी। शायद उसके नसीब में कम अजाब लिखे थे। मेरे बाबा ने दूसरी शादी की और उनकी शादी पत्नी से मेरे 4 भाई और एक बहन हुई। बाबा गांव के स्कूल में चपरासी थे और जैसे तैसे घर का खर्च चला रहे थे। बाबा और मेरी सौतेली माँ कमला में रोज़ झगड़े होते। वह रोज़ बाबा को अपने मायके जाने की धमकियाँ देती। कमला का बर्ताव मेरे साथ भी पहले दिन से ही बहुत बुरा था। वह मुझसे नौकरों की तरह काम कराती, ताने मारती और मेरी मरी हुई माँ को गालियाँ देती। पर मैंने कभी बाबा को इस बात के बारे में नहीं बताया। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते थे। मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए 3 साल से गुर्दों के दर्द को सह रही थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि जान पर आ बनती, पर मैं फिर भी सब्र करती। कभी कभी दर्द की गोलियां खा लेती, पर अब उन पर भी असर नहीं होता था। आखिर 4 रुपए की गोली कब तक मुझे आराम दे सकती थी। मैं कभी अपने बाबा के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, पर बन ही गई जब एक रात दर्द की शिद्दत से मैं बेहोश हो गई और डॉक्टर ने बाबा को बताया कि मेरा एक गुर्दा बेकाम हो चुका है और दूसरा भी खराब हो रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरे दोनों गुर्दे खराब हो जाएंगे, जिसका अंजाम हम गरीबों के लिए मौत ही हो सकता है, क्योंकि हम गुर्दा बदलवाने का महंगा इलाज नहीं कर सकते थे। बाबा मुझे घर ले आए और कहा कि मैं सुकून से सो जाऊं, वे सब संभाल लेंगी। मेरी माँ और बाबा घर के छोटे से आंगन में बैठे थे। इतने छोटे घर में यह कैसे मुमकिन था कि मुझे उनकी बातें सुनाई ना दे। मैं सब सुन रही थी। यह बैठे बैठे कैसी मुसीबत आन पड़ी है। 70 से 80 हजार कहाँ से आएंगे, और यह तो अभी अंदाज़ा लगाकर बताया है डॉक्टर ने। देख लेना, बात 1 लाख से भी ऊपर जाएगी। और सच्चाई तो यह है कि तेरी जेब में एक वक्त 100 रुपये भी नहीं है। इतनी महंगी जान को कैसे बचाएंगे हम। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देते हैं। वो मनोज किराए वाला है ना, उसका रिश्ता बताया है। अगर शादी के बाद कुछ हुआ तो वो खुद ही इलाज करवा लेंगे। इस तरह हमारे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। हम कह देंगे हमने तो ठीक लड़की दी थी, अच्छी भली थी, हमें क्या पता तुम लोगों ने ही इसे बीमार कर दिया, तो खुद ही इलाज करवाओ। क्या ख्याल है तेरा, मैं बात चलाऊं? कमला ने बिना कोई लिहाज किए जो दिल में था बोल दिया। वह बहुत बेरहम थी। अपनी कोख से पैदा की हुई औलाद को भी जानवरों की तरह मारती थी, तो उसे मुझसे हमदर्दी क्यों होती। और सच्चाई तो यही थी कि मैं उस वक्त हमदर्दी नहीं बल्कि इतनी बेरहमी भी सहने के लिए तैयार थी कि मुझसे 2 गुनी उम्र के आदमी से ब्याह दिया जाता या मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। हम गरीबों की ज़िंदगी का भला कोई मकसद हो भी कैसे सकता है। हमें तो ज़िंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उलझाए रखती है, और मौत भी आती है तो 7 मुसीबतें लेकर लाश घर में पड़ी होती है और कफन तक के पैसे नहीं होते। हमारे लिए तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी। ये तो कैसी बातें कर रही है। मैं अपनी रेखा की आखिरी निशानी को उस 2 बार के शादीशुदा बूढ़े के हवाले कर दूं। वह तो उम्र में मुझसे भी बड़ा है, और अगर ये ना करूं तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान भी गिरवी रखनी पड़े तो रख दूंगा, पर अपनी बेटी को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, और ना ही उसे किसी बेजोड़ रिश्ते में बांधने दूंगा। बाबा का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। बाबा रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार मांगने निकल पड़े, लेकिन कोई भी उन्हें इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी देने को तैयार नहीं था।
मजबूरियां भी बड़ी बेरहम होती है, इंसान को कहां से कहां ले जाती है। बाबा की मजबूरी उन्हें राज मल्होत्रा की हवेली तक ले गई। राज साहब लोगों को उधार तो देते थे, पर सूद के साथ वसूल करते थे, और वसूली के मामले में वे किसी पर भी रहम नहीं करते थे। बाबा ये बात जानते थे, सारा गांव जानता था। लोग कहते थे कि मरते मर जाना, पर राज मल्होत्रा से उधार न लेना। बाबा उनसे इस शर्त पर 1 लाख रुपए ले आए कि पूरे 6 महीने बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए वापस करने होंगे। मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे जिंदगी तो मिल गई, पर कमला ने वह जिंदगी हराम कर दी थी। दिन रात ताने देती कि इस घर में मुसीबत के दरवाजे मैंने खोले हैं। 6 महीने कब बीत गए पता ही ना चला। ना तो पैसे का इंतजाम हुआ और ना ही सूद के पैसे जमा हो पाए। अब उनके आदमी घर तक आने लगे, धमकियों पर उतर आए। बाबा मोहलत मांगते, पर मोहलत का वक्त भी गुजर जाता। मुझे अफसोस होने लगा कि काश मैंने ही जहर खा लिया होता तो ये सब नहीं होता। मैं घर के माहौल से इतनी तंग आ गई थी कि आत्महत्या कर लेने का मन करने लगा। तभी एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली मारिया, मेरी इकलौती सहेली, मुझे यह कहकर बाजार ले गई कि मेरा दिल बहल जाएगा। रास्ते भर वह मुझे यही समझाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम वापस आए तो शाम हो रही थी। सर्दियों की शाम थी, 5 बजे ही अंधेरा हो गया था। जैसे ही हमने मोहल्ले में कदम रखा, हमें शोर और हवा में धुआं महसूस हुआ। हमने अपने कदम अपने घरों की तरफ बढ़ाए तो मैंने देखा कि वहाँ मेरा घर नहीं था, केवल आग थी। वह आग जो सब कुछ निगल चुकी थी। मैं स्तंभ होकर यह दृश्य देखती रही। आग ने मारिया के घर को भी लपेटे में ले लिया था। मौत का ये मंजर खत्म हुआ तो मोहल्ले वालों से पता चला कि राज मल्होत्रा का बेटा वसूली करने आया था और कुछ देर बाद घर को आग लगा दी। कमला अपने बच्चों को लेकर समय रहते निकल गई थी, पर बाबू, जिन्हें राज के आदमियों ने पहले बुरी तरह पीटा था, उन्हें वहीं छोड़ गई। मुझे देखने को अपने बाबा की लाश तक नसीब नहीं हुई। मारिया की भाभी और 2 भांजे भी जान से चले गए। मैं उठी और किसी जिंदा लाश की तरह ना जाने किस दिशा में चल पड़ी। जहाँ रास्ते मुझे ले जा रहे थे मैं चलती जा रही थी। वह मेन रोड था। मुझे याद है कि मैंने 2 बड़ी बड़ी लाइट्स अपनी तरफ आती देखी थी, और उसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली, जहाँ वह शख्स मेरे सामने खड़ा डॉक्टर से मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मुझसे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि मेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा नाम रवि है। आप मेरी कार से टकराई थी, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे ना जिंदगी से मोहब्बत थी ना मौत का डर। अब मेरे पास खोने को क्या था, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर चली गई। ये कोई फ्लैट था और शायद यह कोई बड़ा शहर था। वह मुझे अपने साथ लाहौर ले आया था। उसने कहा कि वह यही रहता है। मुझे चोटें लगी थी और वह दिन रात मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। पहले तो मैं उससे डरने लगी क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। उसने कहा कि वह मुझे अस्पताल नहीं ले जा सकता, उसकी कोई मजबूरी है और डॉक्टर को भी घर नहीं बुला सकता। मुझे ही आपकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। आप मुझसे डरे नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे हाथ लगाए, पर मेरे जख्मों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने उससे कहा कि तुम मेरे करीब मत आना। उस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। अगर वह बुरा होता तो अब तक मेरे साथ कुछ गलत कर चुका होता। बुरा आदमी तो नहीं था, लेकिन मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसने मेरे सामने दर्द की दवाई रखी, जिसे लेकर मैं सो गई, लेकिन दर्द की दवाई से नींद तो नहीं आती। मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। जब आँख खुली तो मेरी पट्टी हो चुकी थी और वह सामने बैठा था। मैं समझ गई कि यह सब उसने ही किया था। मैंने कहा, तुमने मुझे नींद की दवाई दी थी ताकि मैं सो जाऊं, और जब मैं सो रही थी तो मेरी मरहम पट्टी कर रहे थे। लेकिन कैसे मान लो कि सिर्फ मरहम पट्टी ही कर रहे थे। मैंने नफरत से कहा। वह बोला, हाँ मैं बहुत बुरा आदमी था, लेकिन अब मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन भगवान ने देखा है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। अगर तुम्हारी मरहम पट्टी नहीं करता तो तुम्हारे जख्म खराब हो जाते और बहुत बड़ा मसला बन जाता। मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। वह बोला, मजबूर हूँ, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, नहीं तो ज़रूर ले जाता। पता नहीं कैसा इंसान था, मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे वह इस जगह पर छुपा हुआ था और बाहर भी नहीं जाता था। सामान भी घर में मंगवा लेता था, लेकिन रातों को उठ उठ कर रोता था। मैं उसे अक्सर रातों में रोते हुए देखती थी। उसने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दे रखा था। वह मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मांगता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल
रख रहा था। मेरा दिल तो पहले ही टूटा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में कोई अगर मेरा इतना ख्याल रख रहा था तो धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए जगह बनने लगी। मैं सोचने लगी कि वह बुरा आदमी नहीं है, इतनी इज्जत से बात करता था, मेरे खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाई देता। जख्म भरने लगे थे, वो जख्म भी जो मेरे जिस्म पर थे और वो भी जो मेरे दिल पर थे। मोहब्बत, एहसास और ख्याल में बहुत ताकत होती है। मुझे उसका आसपास होना अच्छा लगने लगा था, पर एक सवाल मुझे अब भी परेशान कर रहा था। मुझे जी कर क्या करना था? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं मरना चाहती थी, और जो मरने की आरजू रखता हो उसे ज़िंदगी देना उतना ही बड़ा जुल्म है जितना जीने की आरजू रखने वाले से ज़िंदगी छीन लेना। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी आंखों को अब कोई मंजिल दिखाई नहीं देती। मुसाफिर के पास ना रास्ता हो ना मंजिल, तो चलने का क्या मतलब? उसने कुछ पल मुझे देखा जैसे मेरा दर्द महसूस कर रहा हो, और मैंने अब जुल्म करने छोड़ दिए हैं। मुझे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, और जानती हो, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी जान बचाकर मुझे सुकून मिला। रास्ता मेरे पास भी था, पर उसे रास्ते के सामने कोई मंजिल नहीं थी, इसलिए मैंने अब अपने लिए एक नया रास्ता चुना है। अगर तुम्हारे पास भी रास्ता नहीं है तो मेरे साथ आ जाओ। उसकी इस बात पर मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो, उसने कहा। मैं रवि के साथ 15 दिन से थी। उसने मुझे बहुत इज्जत दी, हर तरह से मेरा ख्याल रखा। क्या किस्मत ने मेरे साथ कोई खेल खेला था? क्या उसने मुझसे सब कुछ छीन लेने के बाद अब मुझे एक अच्छे और नेक इंसान से मिलवाकर अपने जुल्मों का मुआवजा करना चाहा था? और रवि का क्या मतलब था? क्या उसका मतलब वही था जो मैं समझी थी? क्या वह इतना अच्छा आदमी था कि उसने सीधे शादी की बात की? क्योंकि उसकी बातों से तो यही लगता था कि वह मुझे अपनी हमसफ़र बनाना चाहता है। अगर वह शादी के बारे में नहीं सोच रहा था तो और क्या सोच रहा था? इतनी जल्दी कोई किसी को अपना हमसफ़र बनाने के बारे में सोचता है? मेरे बाबा कहते थे कि जो आदमी सीधे शादी की बात करता है वह अच्छा होता है। मेरे पास ज़्यादा सोचने के लिए था ही क्या? कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, बस दिल में एक तूफ़ान था कि जिसने मेरे बाबा के साथ बुरा किया वह मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर रवि का हाथ मेरे हाथ में होता तो मैं अकेली नहीं होती। रवि की ताकत मेरी ताकत बन जाती, और फिर हम दोनों मिलकर मेरा बदला ले सकते थे। मेरे पास ना रास्ता था ना मंजिल। मैंने रवि के रास्ते पर चलने का फ़ैसला कर लिया, और यह बात मैं उसे बताती उससे पहले उसने ही मुझसे इसका इजहार किया। जैसे ही मैंने भगवान से यह वादा किया कि मैं बदल जाऊंगा, एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, भगवान ने मुझे तुमसे मिलवाया। मेरे लिए यही एक इशारा है कि तुम ही वह हो जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। अगर तुम इजाज़त दो तो वह पूरे दिल और दिमाग से मुझे मांग रहा था। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि वह इसी हफ्ते अपने माँ बाप से बात करेगा और बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम बार बार यह क्यों कहते हो कि तुम बुरे आदमी थे? उसने कहा, मेरी ज़िंदगी का एक पास्ट है, एक कहानी है जो तुम मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ज़रूर सुनोगी, पर सोचता हूँ कि ना ही सुनाऊँ, क्योंकि मैंने वह सब काम छोड़ दिए हैं और भूल चुका हूँ। एक औरत को यह समझने में देर नहीं लगती कि आदमी उसे किस नज़र से देख रहा है, उससे क्या उम्मीद रखता है और उसे क्या बनाना चाहता है। मैं भी जान गई थी कि वह एक अच्छा इंसान था, और भला अच्छी चीज़ भी कभी किसी को बुरी लग सकती है। दिल तो मेरे पास भी था, वह दिल जिसने कभी मोहब्बत महसूस नहीं की थी, जिसने कभी खुद को फिक्रों से आज़ाद नहीं पाया था। उसने कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। हमने एक दूसरे को चुन लिया था। मेरा अतीत बहुत दर्दनाक था। मैंने हमेशा बहुत दुख देखे थे। सबसे बड़ा दुख अपने बाबा को खोने का था। यह दुख तो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाला था, लेकिन मेरी रूह पर लगे जख्म अब मरहम चाहते थे। मेरी आंखों को भी सपने देखने थे। मैं खुद को इसी खुशी के काबिल समझती थी। मुझे रवि मेरे सब्र का सिला लगता था। अब मैं अपने दर्द भूलने लगी थी। मैं जीना चाहती थी। जब मोहब्बत का इजहार हो जाता है तो फिर दिलों को एक दूसरे से दूर कौन रोक सकता है। एक दिन मैंने खुद रवि का हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छा लगा। जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने मुझे अपने करीब करने की कोशिश की तो मैंने उसे सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया। वह भी समझ गया। उसने कहा, तुमसे इतनी मोहब्बत कर बैठा हूँ कि तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए जल्दी जल्दी अपने माँ बाप को बुला रहा हूँ ताकि हमारी शादी करवा दे। मैंने कहा, पर मेरा तो कोई नहीं है। तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा कन्यादान भी मेरे माँ बाप ही करेंगे। वे बहुत अच्छे हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वे मेरी हर बात मान लेते हैं।
जब मैं रवि को देखती थी तो मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत होती थी। हर दिन उससे एक नई मोहब्बत हो जाती थी। मैं चाहती थी कि हम सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारें, हर पल को जिएं, वे सारे पल जो किसी भी लड़की का सपना होते हैं। एक दिन मैंने देखा रवि फ्लैट के नीचे कुछ आदमियों के साथ खड़ा था, जो दिखने और हुलिये में आम लोग नहीं लग रहे थे, बल्कि गुंडे लग रहे थे। उनके पास शिकारी कुत्ते और हथियार भी थे और वे रवि से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उसके रिश्तेदार हो। वह उन्हें विदा करके ऊपर आया तो मेरी आंखों में बसे सवाल पढ़ने लगा। कौन थे वे लोग? दोस्त थे, आखिरी बार मिलने आए थे, दोबारा नहीं आएंगे। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डरो नहीं, वे लोग यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। रवि ने यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझ में अब कोई और सदमा सहने की हिम्मत नहीं है। जो भी हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, मैंने रोते हुए कहा। उसने मुझे तसल्ली देने के लिए गले लगाना चाहा तो मेरे कदम उससे दूर हट गए। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रवि की यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद उसने बताया कि आज उसके पापा घर आ रहे हैं और पहले वह उनसे बात करेगा। जब वे उसकी बात मान जाएंगे तब मुझे उनसे मिलवाएंगे। और अगर आपके पापा नहीं माने तो क्या छोड़ दोगे मुझे? मेरे दिल में बसे सबसे बड़े डर को जुबान मिली। मेरी एक बात आज गौर से सुन लो काजल, मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ। तुम्हारे अलावा ना तो किसी का हाथ पकड़ना चाहता हूँ, ना ही किसी की आंखों में देखना चाहता हूँ, ना किसी को अपने गले से लगाना चाहता हूँ। तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। मैंने पहली बार मोहब्बत की है और वह सिर्फ तुमसे की है। मैंने पूछा क्या इससे पहले मोहब्बत नहीं की थी? तो वह कहने लगा इससे पहले मोहब्बत नहीं की, दिल लगी की थी। लेकिन दिल लगी और मोहब्बत में क्या फ़र्क होता है या मुझे आज पता चला है। तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें गले से लगाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जज्बात का ख्याल है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम भी अपने दिल से राजी हो जाओगी और मेरी पत्नी बनकर मेरे पास आओगी तो वह समय बहुत खूबसूरत होगा। यही प्यार होता है, वरना दिल लगी में तो इंसान इतना कुछ नहीं सोचता। अब तुम मेरी औरत हो, मेरी ज़िंदगी हो। तुम वह मेरी बात मानो या ना मानो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। चाहे जो हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे तुम रोने क्यों लगी? वह मेरे आंसू साफ करने लगा और मैं बस यही कह सकी कि इनाम तो मिल गया है पर भलाई याद नहीं आ रही। रवि मुझे ऊपर वाले कमरे में छोड़कर वह नीचे ड्राइंग रूम में आ गया और अपने पापा से बात करने लगा। मुझे रवि ने ऊपर ही रुकने को कहा था पर दिल है कि बुरे बुरे ख्याल बना रहा था। जब चैन नहीं आया तो मैं चुपके से उनकी बातें सुनने चली गई। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था पर मैं उनकी बातें सुनने लगी। उसने अपने पापा को मेरे बारे में बताया कि मैं उससे कैसे मिली और अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। लगता है लड़की बहुत खूबसूरत है, तभी तो तू शादी के बारे में सोचने लगा है। पर देख बेटा, ऐसे गुमनाम लड़की जिसे हम जानते तक नहीं किस हस्ब नस्ल से है, हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो रख उसे अपने साथ, तुझे रोका किसने है? मैं रवि के पापा की यह बात सुनकर सिर से पांव तक डर गई, क्योंकि डर मुझे उनकी बात से नहीं लगा था। मुझे तो रवि के जवाब का इंतज़ार था। उसका जवाब ही मेरा डर था कि अब वह क्या कहता है, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई थी कि वह अमीर आदमी था। उस दिन जो उससे दोस्त मिलने आए वह भी बहुत अमीर थी और वह इस बड़े से फ्लैट में रहता था, कहीं जाता भी नहीं था, काम भी नहीं करता था, फिर भी उसके पास पैसे होते थे और उसके पिता भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहे थे। और अमीरों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए लड़कियां क्या एक आती हैं एक जाती हैं। इसलिए मैं उसके जवाब के लिए परेशान थी। पापा, मैंने इससे शादी करनी है, उसे एक पाक रिश्ते में बांधना है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। हर काम एक तरफ से नहीं होता, हर इंसान एक ही व्यवहार का हकदार नहीं होता। और आप मुझे ऐसे सलाह ना दे, मैं आपसे विनती करता हूँ। रवि की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और उसके अब्बा की सोचकर बहुत हैरत हुई कि ऐसे नेक और अच्छे इंसान का इतना घटिया पिता जो बेटे को रखेल रखने के सुझाव दे रहा है। शायद वह उनके इसी व्यवहार की वजह से अपने गाँव वाले घर को छोड़कर यहाँ अकेला रहता था। मेरे दिल में आज रवि के लिए इज्जत और हमदर्दी और भी बढ़ गई थी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लगता है जनाब को वह सारी किताबें याद आ गई है जिन्हें पढ़ने के लिए तू यहाँ आया था। क्या कहा? मुझे ऐसे सलाह ना दे। और वह दिन भूल गया तू, जब तुझे सलाह की तो क्या नसीहत की भी परवाह नहीं थी। तेरी जिंदगी में एक लड़की आती थी तो दूसरी जाती थी। शराब, नशा, तेरे वह निकम्मे दोस्त, वह कौन सा बुरा काम है जो तूने नहीं किया? कौन सी गलत हरकत है जो तुझसे सरजद नहीं हुई? बस हत्या करना रह गया था, वह भी तूने उस बाबू के परिवार को मार
बनाकर पूरा कर लिया और अब बड़ा नेक बना बैठा है। रवि मल्होत्रा, आपको यह नेकी रास नहीं आएगी। उसके पापा ने तंज किया और मुझे लगा जैसे किस्मत ने भी मेरे साथ तंज किया हो, कोई भून मजाक बनाया हो, एक घिनौना खेल खेला हो मेरे साथ। मेरी सांस फूल गई, दिल धड़कने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। अगर मैं दीवार का सहारा ना लेती तो शायद ज़मीन पर गिर जाती। मैं जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी का मसीहा समझ रही थी वही तो मेरा कातिल था। मैं जिसको रहमदिल समझ रही थी वही तो जालिम था। मैं जिसको मंजिल समझ बैठी वह तो सिर्फ सैराब था, और सैराबों के पीछे भागने वाले हमेशा खाली हाथ ही रह जाते हैं। मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था, ना लकीरें थी ना किस्मत। मुझे इस खबर ने सख्त कर दिया था। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से अक्षम था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। यह तो रवि मल्होत्रा था, राज मल्होत्रा का बेटा, वही आदमी जिसने मेरे घर को आग लगाई थी। उसने रवि को 2-4 और बातें सुनाई और वहां से चले गए। जब रवि मेरे कमरे में आया तो मैंने कुछ पल उसे देखा, जैसे मुझे आज ही उसका असली चेहरा नजर आ रहा था। यही था वह दरिंदा जिसने मुझे बदनसीब बनाया था, मेरे बाबा को मारा था और मुझे उससे ही प्यार हो गया था। मैं जिसे किस्मत का इंसाफ समझ बैठी थी वह तो एक और चाल थी। अजाब था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कौन हैं आप? वह रवि जिसे मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ, या वह रवि जिसकी मंजरकशी अभी उसके पिता ने की है, जिसके अनुसार आप एक अच्छे इंसान नहीं बल्कि खूंखार हैं। मैं रोने लगी। वह मेरे आंसू देखते ही बेचैन हो गया। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मेरी खामोशी का मतलब हाँ था। उसने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा कि मैं उसकी बात गौर से सुनूं। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने बहुत बुरे और गलत काम किए हैं, बहुत दिल दुखाए हैं। मैं बेहद स्वार्थी भी हूँ, क्योंकि यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ। तुम्हें मांगा है मैंने। यह आज से 1 महीने पहले की बात है। मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर के पास गया, कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट में यह आया कि मुझे कैंसर है। मैं यह सुनकर टूट गया, उलझ गया। अभी मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। मैं बहुत परेशान था। मैं गांव चला आया, बाबा के साथ काम करने लगा, कर्जों की वसूली का। मैं अपना गुस्सा मासूम और मजबूर लोगों पर निकालने लगा। इस कदर भटक गया कि किसी के घर को आग लगा दी मैंने, और वहां से ही वापस जा रहा था जब डॉक्टर साहब की कॉल आई। उन्होंने बताया कि मेरी रिपोर्ट किसी और मरीज की रिपोर्ट से मिक्स हो गई थी। मेरी जिगर में मामूली सूजन है, मुझे कैंसर नहीं है। मैं भगवान के इंसाफ और कुदरत पर हैरान था कि जैसे वह मुझे मौत की दहलीज तक ले गया और फिर जिंदगी मेरे मुंह पर दे मारी, जैसे कहा हो कि तुम तो मौत के भी काबिल नहीं। उसी पल मैंने इरादा किया कि आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा। यही इरादा किए जा रहा था कि तुम मेरी कार से टकरा गई और मैं तुम्हारी जान बचाने का जरिया बन गया। तुम्हारा ख्याल रखकर मेरे दिल को सुकून मिला और अब तुमसे शादी करके मैं हमेशा के लिए तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं पापा की मर्जी और परिवार की। हम इसी हफ्ते शादी करेंगे, तुम तैयारी करो, ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और वह बहुत खुश हो गया। हमने अगले कुछ दिनों में मिलकर घर को सजाया, अपने कमरे को, उस घर को 2 लोगों के रहने लायक बनाया। उसने सब कुछ मेरी मर्जी और पसंद से ख़रीदा और शादी से 1 दिन पहले मेरा शादी का जोड़ा भी घर आ गया। जब हम लोग अपने बेडरूम से जा रहे थे तो हमने एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक किया कि यह हमारा बेड है, यह हमारा कमरा है, सारी ज़िंदगी हमने यहाँ गुजारनी है, हमारी शादी की रात होगी, तुम कितनी प्यारी दुल्हन बनोगी, फिर हम लोग एक साथ होंगे। मेरी आंखों के सामने वह सब चीज़ें पड़ी थी जो एक लड़की के लिए उसके सपनों का सामान होता है। वह जोड़ा, चूड़ियाँ, जेवर और हमारी शादी की अंगूठी। अगले दिन हमारी शादी भी हो गई। रवि उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था, हद से ज़्यादा बहुत खुश था। वह मेरी गोद में सिर रखे लेटा था और हमारी आने वाली ज़िंदगी के सपने सजा रहा था। मैंने सब सोच लिया है, अब मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूँगा। मुझे पापा के पैसों पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। यह हमारा घर है, हम इसको और सजाएंगे, इसे अपनी जन्नत बनाएंगे। तुम इस छोटी सी दुनिया की राजकुमारी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं भी उससे बातें करती रही, उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और बातों बातों में मैंने उसकी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाया। रवि को दूध पीना पसंद नहीं था। वह हम दोनों के लिए खुद कॉफ़ी बनाकर लाया था। वह कॉफ़ी पीने लगा और कुछ देर बाद उसे अपनी सीने में दर्द महसूस हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उसकी हालात बिगड़ने लगी। मुझे लगता है यह कॉफ़ी ख़राब थी, तुम मत पीना इसे। डॉक्टर को कॉल करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जल्दी करो काजल, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों ऐसे पत्थर बने खड़ी हो? कुछ तो बोलो काजल।
वह चिल्लाया और ज़मीन पर गिर गया। मैं किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। वह मुश्किल से मेरे कदमों के करीब आया और कहा कि मैं उसकी उठने में मदद करूं। मैंने उसे एक नज़र देखा और उसके सामने आई। कॉफ़ी ख़राब नहीं है रवि। मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिलाया है क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है। मैं काजल बाबूनाथ हूँ, उसी बाबूनाथ की बेटी जिसके घर को तुमने आग लगाई थी। वही बदनसीब बेटी जिसकी जान बचाने की खातिर मेरे बाबा ने तुम्हारे पिता से एक कर्ज लिया था। वही 1,50,000 रुपये जिनके लिए तुमने मेरे बेबस और मजबूर पिता को बुरी तरह पीटा और हमारे घर को आग लगा दी। मरने के डर ने तुम्हें कातिल बना दिया। तुम्हें क्या लगा था कि यह सब जानने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी? मुझे नफरत है तुमसे। मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। आज मेरा बदला पूरा हो गया। यही है तुम्हारा अंजाम। वह मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। अब उसके पास बोलने को वैसे भी क्या था। मैं ज़मीन पर बैठी उसे मरता हुआ देख रही थी और वह मेरी आंखों में देख रहा था। अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, वह अचानक बोला और दम तोड़ दिया। मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब दुल्हन थी। एक सजा सजाया घर, फूलों की खुशबू, शादी के तोहफे, अधूरे इरादे, भविष्य के लिए सजाए गए सपने और दूल्हे की लाश। अब जमाना क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, बस यही थी मेरी कहानी। कहानी दुख की, एक बदनसीब बेटी के मजबूर पिता की, एक मजबूर बेटी और एक कमज़ोर लड़की की कहानी। मैंने जहर का प्याला मुंह से लगाकर खाली कर दिया और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी, पर मेरी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने कप की तरफ देखा, दोनों कपों में मैंने खुद जहर मिलाया था। फिर मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा था। अचानक मेरी नज़र रवि की शर्ट की सामने वाली जेब पर पड़ी जिससे एक कागज़ बाहर झांक रहा था। मैंने वह कागज़ निकाला और उसे पढ़ने लगी। लिखा था, तुम बाबू की बेटी हो। यह बात तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ दिन बाद पता चली। उस दिन जब तुमने मेरी और पापा की बातें सुन ली। मैं जानता था कि अब तुम हकीकत से वाकिफ़ हो, पर उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल रवैया अजीब था। मुझे लगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, पर आज तुम्हें कॉफ़ी में जहर मिलाते हुए देखा काजल। मैं तो वह मंजर देखकर ही मर गया था, पर तुम्हें कैसे मरने देता। मैंने तुम्हारे कप की कॉफ़ी बदल दी है। मैं तो अपराधी हूँ, तुम्हारे पीछे आकर क्या करोगी? अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रवि मल्होत्रा। मैंने रवि को उस दुनिया के लिए माफ़ कर दिया, पर अगर इस दुनिया में उसे माफ़ कर देती तो इस दुनिया में शर्मिंदा हो जाती। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। चाहती तो भाग भी सकती थी, कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। हाँ, मैं ये सब कर सकती थी, पर क्या? पर उस लड़की को सजा भी तो देनी थी जिसने प्यार का मान नहीं रखा। उस इंसान को सजा देनी थी जिसने दूसरे इंसान की जान ले ली। उस काजल को सजा देनी थी जो रवि को माफ़ नहीं कर सकी। पर मैं भी क्या करती। मैं मजबूर थी, बहुत मजबूर थी। यही किस्मत है जो हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है और हम भी उसकी ताल पर नाचते चले जाते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। मुझे भी रवि से प्यार हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यार, शायद इससे भी ज़्यादा। मैंने भी तो सपने देखे थे, मैंने भी सपने सजाए थे। मैं भी उसके साथ जीना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचने लगी कि अपने ही पिता के कातिल के साथ कैसे जीऊँगी, कैसे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखूंगी और अपनी आंखों में उसकी प्यार सजाऊंगी। मुझे तो सिर्फ बदला नजर आएगा। आखिर मेरे पिता का क्या कसूर था? वो भी तो मजबूर था। फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? एक बेटी और एक लड़की की लड़ाई में एक बेटी जीत गई और शायद बेटी को ही जीतना चाहिए था। मैं अभी भी जेल में हूँ और जेल से ये कहानी लिखी है। एक लड़की मुझसे ये कहानी लेकर जा रही है, कहती है पूरी दुनिया तक पहुँच जाएगी। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आप लोग बस मुझे इतना बता देना कि मैंने सही किया या गलत, क्योंकि शायद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।